नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कुछ सवाल चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स के भी है जो हम अभी इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ेंगे। जब वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसके साथ ये मैट्रिक्स के सवाल उसके साथ करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर ले जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। थैंक यू। चलो चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटरमिनेंट में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है उपसारणिक माइनर्स। तो क्या है उसकी डेफिनेशन? सारणिक के अवयव AIJ का उपसारणिक एक सारणिक है जो IV पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव AIJ स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव AIJ के उपसारणिक को कैपिटल MIJ से के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये डेफिनेशन इंग्लिश में देख लो। Minor of an elements AIJ of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element AIJ lies. Minor of an element AIJ is denoted by capital MIJ। यानी इसका मीनिंग ऐसा है कि जिसका भी आपको माइनर उपसारणिक निकालना है तो वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर दो तो जो बाकी 4 एलिमेंट हो गए बराबर उससे जो बनता डिटर्मिनेंट है उसको उसका उपसारणिक माइनर कहा जाता है। अब इलस्ट्रेशन उदाहरण देख लो तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब देखो D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 3 -1 फर्स्ट रो, -3 4 7 सेकेंड रो, 5 9 10 थर्ड रो। अब आपको कहा है 2 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ 2 यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसलिए M11 यानी ये रो एंड कॉलम को डिलीट करो तो ये 4 एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट 4 7 9 10 क्लियर। अब 7 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ 7 तो 7 यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसलिए M23 तो इज इक्वल टू ये रो एक कॉलम चला गया तो 2 3 5 9 तो 2 3 तो ये 2 3 5 9 5 9 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ 9 यहाँ पे तो ये रो कॉलम चला जाए तो रो कौन सी है? थर्ड। कॉलम किसना है? सेकेंड। तो M32 इज इक्वल टू तो रो कॉलम चला गया तो 2 -1 2 माइनस यहाँ पे आएगा 2 -1 और ये 5 10 सॉरी 9th का देख रहे हैं ना अपने। हाँ तो 2 -1 -3 और 7 क्लियर। अब इसी तरह एक और देख लो तो आपको पता चल जाए -3 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ -3। अब देखो -3 कहाँ पे था? यहाँ पे तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्लियर तो उसका नोटेशन आपके पास बनता है M21। अब ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो 3 -1 9 10 तो उसका डिटर्मिनेंट बनेगा 3 -1 9 10 क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन है सहखंड कोफैक्टर। एक अवयव AIJ का सहखंड जिसे कैपिटल AIJ द्वारा व्यक्त करते हैं जहां कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1/i+j MIJ यानी ये MIJ क्या था? उपसारणिक उसको -1/i+j से गुणा करता है परिभाषित करते हैं जहां AIJ का उपसारणिक
MIJ है। क्लियर। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ डिनोटेड बाय AIJ इज डिफाइंड बाय कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1/i+j इंटू MIJ, वेर MIJ इज अ माइनर ऑफ AIJ स्मॉल AIJ। अब इलिस्ट्रेशन देखो, आपको जल्दी क्लियर होगा। डेफिनेशन डिटर्मिनेंट है 2 3 -1 -3 4 7 5 9 10। अब ये जो मैंने लिखा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज मैं अपने डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन में भी बोलता था। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, हमने कोई रो या कॉलम से एक्सपांशन किया होगा तभी मैं नोटेशन बोलता था ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस, तो वही चीज। और साथ में ये -1/i+j का वैल्यू है, ये -1/1+1, ये -1/1+2, ये -1/1+3, ये -1/2+1, -1/2+2, -1/2+3, -1/3+1, -1/3+2 और -1/3+3। क्लियर। तो जाके है, यानी आपको क्या करना है, ये माइनर, जिसी का भी माइनर ढूंढते हो या तो उपसारणी, उसके आगे वो इसका ये नोटेशन आपको अप्लाई करना है। जैसे देखो 3 का सहखंड, ये 3 को फैक्टर ऑफ 3, तो इसके लिए नोटेशन कौन है, माइनस, यानी ये हो गया -1/i+j। अब ये रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, तो -3 5 7 10, तो -3 5 7 10, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में -3 × 10 -30 -7 × 5 35 65। अब ये नोटेशन ये 1 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। 4 का सहखंड, को फैक्टर ऑफ 4, 4 यहाँ पे, तो ये कौन है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A to 2, उसके लिए यहाँ पे कौन है, प्लस, तो ये प्लस रहेगा। अब ये 4 को कंटेन करती रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, तो कौन बचा, 2 -1 5 10, तो 2 -1 5 10, तो ये हो गया 20 माइनस, ये -5 आएगा तो +5 इज इक्वल टू 25। अब 5 का को सहखंड, को फैक्टर ऑफ 5, 5 यहाँ पे, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 3 1, तो ये 5 के लिए नोटेशन यहाँ पे क्या है, प्लस आता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अरो तो ये 5 को कंटेन करती रो एंड कॉलम डिलीट करो, तो 3 -1 4 7, तो देखो ये 3 -1 4 7, तो यहाँ पे प्लस, तो ये 7 × 3 21 -4, तो माइनस माइनस +4, तो आपका आंसर क्या हो गया, +25। क्लियर। अब देखो -3 का सहखंड, यानी को फैक्टर ऑफ -3। अब -3 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, तो ये कौन सी रो, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो A21 आएगा, तो देखो A21। अब उसके लिए आपके पास यहाँ पे नोटेशन कौन है, -3 पे आगे माइनस, तो माइनस। क्लियर। देखो ये माइनस रख दिया यहाँ पे। अब उसको कंटेन करती रो एंड कॉलम डिलीट करो, तो ये रो एंड कॉलम चला जाए, तो 3 -1 9 10, तो आएगा डिटर्मिनेंट 3 -1 9 10। अब इसका एक्सपेंशन माइनस ऑफ ये 30 माइनस ये -9 माइनस माइनस +9, तो आपका आंसर क्या आ गया, -39। क्लियर। अब देखो एक नोट्स देख लो, वो आपको MCQ में काम लगेगी। फर्स्ट है डेल्टा इज इक्वल टू किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग है, यानी जो अपने सारणिक का मूल्य जो है वो ये डेफिनेशन पर से आता है। अरो तो डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी किसी रो लेते हैं और वो रो के सारे कोफैक्टर यानी सहखंड, उसके साथ उनका गुणा मल्टीप्लाई करके योग करने पर, एडिशन करने पर, सम लेने पर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सारणिक का मान मिलता है। अब देखो नोटेशन के साथ तो आपको क्लियर होगा। आपके पास ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो इसके आपके पास सहखंड
को फैक्टर क्या हो गए, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2, कैपिटल A3 कैपिटल B3 कैपिटल C3। तो देखो मैंने ये फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट रो के लिए, तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है सदस्य, तो उसके को फैक्टर सहखंड के साथ गुणा करो, मानो मल्टीप्लाई करो, एंड सम उनका योग करो। तो देखो स्मॉल A1 के साथ कैपिटल A1, अब ये सॉरी मैंने पहले कॉलम लिया है, अगर रो देखते तो यहाँ पे A1 के साथ कैपिटल A1 प्लस ये B1 के साथ कैपिटल B1, ये C1 के साथ कैपिटल C1। सेकेंड रो लेते हो तो क्या आएगा, A2 के साथ कैपिटल A2, B2 के साथ कैपिटल B2, C2 के साथ कैपिटल C2। थर्ड रो लेते हो तो A3 के साथ कैपिटल A3, B3 के साथ कैपिटल B3, C3 के साथ कैपिटल C3। अब कॉलम लेते हो तो A1 A2 A3, तो उसके को फैक्टर कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल, तो ये बनेगा A1 A1 प्लस A2 A2 प्लस A3 A3। सेकेंड कॉलम लेते हैं B1 B2 B3, तो उसके को फैक्टर सहखंड कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3, तो B1 B1 प्लस B2 B2 प्लस B3 B3। थर्ड कॉलम लेते हैं C1 C2 C3, तो उसके को फैक्टर सहखंड कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, तो ये बनेगा C3 C3 सॉरी यहाँ पे आएगा C1 C1, ये आएगा C2 C2 और ये C3 C3 है। मीन्स ये आपको कैसे याद रखना है कि इसकी वैल्यू डेल्टा होगी या तो डिटर्मिनेंट बनेगा। तो देखो जो स्मॉल है उसी के साथ उसका कैपिटल है, साथ में ये सफिक्स भी सेम है, जैसे ए स्मॉल के साथ उसका कैपिटल, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सब में ऐसा होगा, बी 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 बी, तो ये 1 1 2 2 3 3, सी 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 1 1 2 2 3 3। क्लियर। यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, 1 1 1 1 1 1, ये दोनों सेम रहने, ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, सी कैपिटल सी, 2 2 ये 2 2 ये 2 2, ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, सी कैपिटल 3 3 3 3 3 3। इन शॉर्ट स्मॉल लेटर के साथ उसका कैपिटल लेटर हो और ये जो नंबर लिखे वो दोनों में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, डेल्टा। तो इसी के आधार पे ये सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो ये तीनों का एडिशन करते हैं, तो यानी लिखा जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 ए आई कैपिटल ए आई प्लस बी आई कैपिटल बी आई प्लस सी आई कैपिटल सी आई इज इक्वल टू 3 डेल्टा, क्योंकि इसके इक्वल टू डेल्टा प्लस इसके इक्वल टू डेल्टा प्लस इसके इक्वल टू डेल्टा, तो आंसर क्या आ गया, 3 डेल्टा। अब ये लिमिट यहाँ पे 2 कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 डेल्टा आएगा। तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 2 2 ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई, तो ये 2 बार है, तो यानी ये फर्स्ट ये 2 इक्वेशन बनेंगे, तो आपका आंसर इसके इक्वल टू बी डेल्टा, इसके इक्वल टू डेल्टा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 डेल्टा। और आपके टेक्स्ट बुक में इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू भी दिया है। चलो सेकंड देखो, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग 0 होता है। इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। अब ये आपको यहाँ पे समझ लो तो ज़्यादा क्लियर होगा डेफिनेशन। ये आपका डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और इसके को फैक्टर क्या आते हैं, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2, इसका कैपिटल A3 कैपिटल B3 कैपिटल C3। अब ये नोट्स क्या करें, जैसे ये रो है और उसको ये दोनों में से किसी भी रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो देखो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट रो A1 B1 C1, जिसको मैंने सेकंड रो के को फैक्टर सहखंड के साथ गुणा किया और योग किया है, तो देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब इसी तरह ये सेकेंड रो को मैंने
ये थर्ड रो के को फैक्टर सखंड के साथ गुणा किया, देखो A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3, तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह कॉलम में देखो, ये मैंने फर्स्ट कॉलम को ये थर्ड कॉलम के को फैक्टर के साथ गुणा किया है और योग किया है, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 इज इक्वल टू। इसी तरह ये थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम के को फैक्टर के साथ गुणा किया है और ऐड किया है, तो C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आगे वाले में क्या था, जो स्मॉल है उसी का कैपिटल होना चाहिए, नीचे जो सफिक्स यानी नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे, या तो स्मॉल के साथ कैपिटल होगा तो दोनों नंबर सेम नहीं आएंगे, या तो स्मॉल के साथ उसका कैपिटल नहीं होगा तो नंबर सेम आए। देखो ये स्मॉल के साथ उसका कैपिटल है लेकिन ये दोनों नंबर सेम नहीं है, इसलिए आंसर 0। यहाँ पे भी स्मॉल के साथ उसका कैपिटल है तो ये नंबर सेम नहीं है, क्लियर। यहाँ पे नंबर सेम है ये दोनों में, लेकिन उसके जो लेटर है उसके साथ उसका कैपिटल नहीं है, ए तो ये कैपिटल सी है, क्लियर। इसी तरह यहाँ सी है तो यहाँ पे कैपिटल बी है, तो ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट नहीं आएगा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, क्लियर। सेकेंड नोट्स देखो, 3x3 सारणिक डी के सभी सदस्यों के सखंड से बनता सारणिक का मान बराबर d² होता है। अब आपके पास जो सारणिक अभी देखा था स्मॉल लेटर में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अब उसी की पोजीशन पे उसके सहखंड लिख दिया जाए तो जो नया सारणिक मिलेगा उसका मूल्य कितना होगा, मूल सारणिक के वर्ग जितना होगा, क्लियर। अब देखो, द डिटर्मिनेशन वैल्यू फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा 3x3 ऑर्डर इज δ²। मीन्स आपके पास जो डिटर्मिनेंट है स्मॉल में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, उसकी पोजीशन पे उसके को फैक्टर लिख दिए जाए, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 कैपिटल A3 कैपिटल B3 कैपिटल C3, तो उसका जो वैल्यू है वो कितनी होगी, अपने पास जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसके स्क्वायर जितनी होगी, क्लियर। ये 3x3 के लिए। अब ये चीज आपको मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ोगे तब ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो, क्लियर। अब इसी तरह 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है वो देखो, 2x2 सारणी के सभी सदस्यों के सखंडों से बनते सारणी का मान वही रहता है, यानी इसका मान डेल्टा है तो ये सखंड से बनते सारणी का मान भी क्या होगा, डेल्टा ही रहेगा, क्लियर। द डिटर्मिनेशन वैल्यू फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा 2x2 ऑर्डर इज सेम, यानी नेवर चेंज, यानी 2x2 ऑर्डर का आपके पास डिटर्मिनेंट है, उसकी पोजीशन पे उसके को फैक्टर लिख दो तो जो नया आपने डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका आंसर कितना आएगा, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट उतना ही आएगा, यानी सेम रहेगा। अब इसके क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।